हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पूर्ण और आप देख रहे हैं गोल्डन फिजिक्स बाय पीएस। अब हम करेंगे सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन, क्योंकि हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कोलिजन। तो सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 दिन में कोलिजन पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम कोलिजन के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए कि सिद्ध कीजिए कि दो कणों के निकाय का द्रव्यमान के अंदर इन्हें जोड़ने वाली रेखा पर स्थित होता है। पहली लाइन देखिए, ये कह रहा है कि दो द्रव्यमान है M1 और M2, इनके जो द्रव्यमान केंद्र को जोड़, ये रेखा जोड़ती है। तो इन दोनों का जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो इस रेखा पे कहीं ना कहीं स्थित होगा, ना कि यहाँ कहीं होगा। पहली बात तो ये है, ये हमें सिद्ध करना है। दूसरे कि इन कणों के द्रव्यमान केंद्र की दूरी का अनुपात इनके द्रव्यमान व्युत्क्रमण अनुपात होता है। तो इसका मतलब यह है, देखिए यदि ये मान लिया सेंटर ऑफ मास है और ये द्रव्यमान M1 है और ये द्रव्यमान M2 है, तो जो ये दूरी है इसके सेंटर से R1 और इसके सेंटर से क्या दूरी R2, यही होंगी। तो हमें सिद्ध करना है कि जो R1 है वो इसके द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी ये। और दूसरी चीज क्या करनी, सिद्ध करनी है M2, ये हमें ये सिद्ध करना है। आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या है और हमें क्या निकालना है। तो अब देखिए हम कैसे निकालेंगे। हम मानते हैं कि दो द्रव्यमान है, दो द्रव्यमान है। ये कोई एक्स वाई तल है, इसमें दो द्रव्यमान है M1 और M2। ये है M2 और ये है M1। ये क्या है M1। और एक हम मानते हैं इनका सेंटर ऑफ मास, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, मान लो यहां। तो ये है इसका सेंटर ऑफ मास और ये सेंटर ऑफ मास की स्थिति सदिश है। ये M2 का स्थिति सदिश है और ये M1 का स्थिति सदिश है। ये है मूल बिंदु से। अब हमने लिखा था और ये सिद्ध भी किया था द्रव्यमान केंद्र वाले फॉर्मूले में। ये स्थिति सदिश है RC1 यानी सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष पहले कण की स्थिति, और ये है RC2 यानी सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष दूसरे कण की स्थिति, और ये है सेंटर ऑफ मास। तो अब देखिए हम निकालेंगे, ये त्रिभुज मान लो फर्स्ट और ये त्रिभुज सेकंड। देखिए त्रिभुज फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, सदिश नियम से RC1 इक्वल टू R1। आप देख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कैसे, कि ये वेक्टर है और ये वेक्टर एक दिशा में और ये उल्टी दिशा में है, ये वेक्टर है इसकी स्थिति सदिश है। तो ये समीकरण नंबर 1। और त्रिभुज हम 2 से क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज 2 से सदिश नियम से हम लिख सकते हैं RC2 इक्वल टू R2। देखिए RC2 इक्वल टू क्या होगा R2, ये इसका स्थिति सदिश है। ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए M1 और M2 द्रव्यमान है जिनकी स्थिति सदिश R1 और R2 है, का द्रव्यमान केंद्र की स्थिति किस प्रकार दी जाती थी। द्रव्यमान केंद्र हमने ये दो कणों के लिए भी निकाला था और n कणों के लिए भी निकाला था। तो दो कणों के लिए हमने लिखा था, मैं ये है M के लिए, और दो के लिए क्या होगा M1 R1 M2 R2 बटा M1 प्लस M2, समीकरण नंबर 3। अब देखिए हम निकालेंगे RC1 और RC2। तो यहां से देखिए RC1 समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, RC1 की वैल्यू, RC1 बराबर क्या होगा R1 माइनस RCM। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, R1 माइनस M1 R1 प्लस M2 R2 बटा M1 प्लस M2। ये होगा, ये इस साइड गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा M1 R1 M2 R1 माइनस M1 R1 माइनस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। ये M1 R1 कैंसिल, M2 दोनों में कॉमन,
ये हो जाएगा m2 बटा m1 प्लस m2। आपको एक एक टर्म बिल्कुल धीरे धीरे से समझाएंगे। m2 दोनों में इसको बनाया गया तो यहाँ क्या बचेगा r1, यहाँ क्या बचेगा r2, तो r1 माइनस r2 बच गया। ये समीकरण नंबर 4, ये हमने निकाला RC में। अब हम निकाले RC2, तो समीकरण 2 से, हम क्या लिख सकते हैं RC2। RC2 क्या होगा R2 माइनस RCM। यहां देखिए R2 माइनस RCM, ये इस साइड चला जाएगा, RCT की वैल्यू आ जाएगी, तो RC2 आ गया RCM, तो R2 माइनस RCM क्या लिखेंगे M1 R1 M2 R2 बटा M1 प्लस M2। जब ये इस साइड मल्टीप्लाई होगा और पूरे के बटे में आ जाएगा, तो M2 R2 और M2 R2 कैंसिल हो जाएंगे। पूरा लिख देते हूं, ये आएगा M1 R2 M2 R2 माइनस M1 R1 माइनस M2 R2 बटा M1 प्लस M2। देखिए M2 R2 कैंसिल, दोनों में कॉमन आ रहा है M1 और अंदर बचेगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 बटा M1 प्लस M2। अब देखिए जो लास्ट समीकरण आई है, समीकरण नंबर 5, उससे देखिए आप, समीकरण 5 को मैं यहां लिख रहा हूं। तो RC2 आया है, RC2 वो है M1 बटा M1 प्लस M2 और गुणा में R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। अब देखिए यदि मैं इसके ऊपर और नीचे M2 का गुणा कर देता हूं, M2 ऊपर और M2 नीचे, ये गुणा कर सकता हूं, तो आप देखेंगे कि जो M2 और RM1 और जो ये वैल्यू है M2 बटा M1 प्लस M2 और साथ में ये जो ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू है M2 बटा M1 प्लस M2 R1 माइनस R2, ये है R1 माइनस R2, ये है R2 माइनस R1, ये माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये किसकी वैल्यू है RC2, ये है RC1 की वैल्यू। बचेगा क्या, ऊपर बचेगा ये, सॉरी M2 है ऊपर, M2 नीचे M2, तो ये बचेगा M1 और ये आ जाएगा M2 और यहां गुणा क्या होगा RC1, तो हम लिख सकते हैं माइनस RC1 होगा, ये लो RC2 अपॉन RC1 इक्वल टू माइनस M1 बटा M2। हम इसका मोड ले सकते हैं, हम परिमाण निकालना है, तो क्या होगा RC2 इक्वल टू M1 बटा M2 RC1, क्या आ गया RC1। अब देखिए M1 और M2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है और अदिश है। द्रव्यमान क्या होता है, अदिश राशि होता है, इसकी कोई दिशा नहीं है। तो जब ये अदिश है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि RC1 और RC2 क्या होंगे, संरेखीय होंगे, क्योंकि इनमें लीनियर रिलेशन है। तो RC1 और RC2 संरेखीय होने का क्या मतलब है, संरेखीय होते हैं, ये RC1 है और ये RC2 है। RC1 और RC2 संरेखीय होने का मतलब है ये एक ही रेखा पे है, तो ये एक ही रेखा है और इसी पे है, मतलब ये द्रव्यमान केंद्र यहां नहीं, इसके बीच में होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि राशि M1 व M2 अदिश राशि है, राशि M1 व M2 अदिश राशि है, अदिश राशि है तथा इनका भागफल भी अदिश होगा, भागफल भी अदिश होगा, भागफल अदिश होगा, तो RC2 एंड RC1 संरेखीय होंगे, संरेखीय होंगी। इसका आगे लिख सकते हैं कि अतः से मिलाने वाली रेखा पर स्थित होंगी, अतः द्रव्यमान केंद्र, अतः
द्रव्यमान केंद्र इनको जोड़ने वाली रेखा पर स्थित होगा। जोड़ने वाली रेखा पर स्थित होगा, ये तो थी पहली बात। अब देखिए दूसरी बात, इस समीकरण से हम क्या लिख सकते हैं, RC2 M1 बटा M2 और RC1, तो RC2 बटा RC1 बराबर M1 बटा M2। यहां से देखिए RC2 का द्रव्यमान है M2, वो क्या है इसके व्युत्क्रम में, और RC1 यहां है इसके व्युत्क्रम में क्या है M1। तो यहां से हम लिख सकते हैं, यदि RC2 और RC1 को R मान लिया जाए तो ये R होगा और ये M होगा। तो इससे हम यहां से ये बात लिख सकते हैं, क्योंकि RC1 इसके व्युत्क्रम में पाती है और ये इसके व्युत्क्रम में पाती है, तो R समानुपाती 1/m, यानी द्रव्यमान केंद्र से द्रव्यमान केंद्र तक मिलाने वाली दूरी उसके द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी ये 1 है तो ये 1 होगा, और ये 2 है तो ये 2 होगा, और इससे हम ये रिलेशन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे R1 है, R1 समानुपाती 1/m1, R2 है समानुपाती 1/m2। जब ये समानुपाती कांस्टेंट उठाएंगे तो ये आएगा R1 बटा k/m1, यहां से आएगा R2 बटा k/m2। जब हम निकालेंगे R1 बटा R2 क्या आएगा 1/m1 गुणा M2 बटा 1, तो R2 बटा R1 क्या लिख सकते हैं हम, M1 बटा M2। इस प्रकार ये रिलेशन है, तो हम लिख सकते हैं यहां से क्या आता है, केंद्र से द्रव्यमान केंद्र को मिलाने वाली रेखा की दूरी द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये लाइन आप लिख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड अणु में कार्बन मास ऑफ कार्बन 12 मात्रक तथा ऑक्सीजन M0 16 मात्रक है, तो परमाणु के मध्य की दूरी क्या है 1.120 एंगस्ट्रॉम है। तो कार्बन परमाणु के सापेक्ष अणु के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो हमें कार्बन परमाणु की सापेक्ष स्थिति ज्ञात करनी है, तो कार्बन परमाणु को 0 पे रखेंगे, x बराबर 0 को 0 पे कार्बन परमाणु को रखेंगे। यदि हमें ऑक्सीजन की सापेक्ष स्थिति ज्ञात करनी होती तो हम ऑक्सीजन को 0 पे रखेंगे। तो देखिए किस प्रकार होगा कि ये मान लो कार्बन है और ये है ऑक्सीजन, और दोनों किस पे हैं, एक्स अक्ष पे स्थित है। ये क्या है, एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स अक्ष। जो कार्बन है वो हमने मान लिया x बराबर 0। जब ये 0 है और ये इससे 1.120 एंगस्ट्रॉम यानी 1.12 एंगस्ट्रॉम पे स्थित है, तो यानी ये दूरी क्या है 1.1 एंगस्ट्रॉम, 1.12 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि ये 0 पे है तो ये इससे इतनी दूरी पे, तो ये इसकी दूरी होगी। अब हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था कि RCM बराबर M1 R1 प्लस M2 R2 बटा M1 प्लस M2। देखिए M1 क्या है ये, M2 क्या है ये, तो M1 कितना है 12, स्थिति क्या है, स्थिति 0, x बराबर 0 पे, प्लस M2 क्या है 16, स्थिति क्या है ये 0 पे है, तो ये कितने पे होगा, x बराबर 1.12 एंगस्ट्रॉम पे होगा। ये इतनी दूर है और x एक्स पे है, तो ये होगा 1.12 एंगस्ट्रॉम बटे M1 M2 12 प्लस 16, ये तो हो गया 0। ये देखिए ये कितना आएगा, ये आएगा 16 दूनी 32, 3 16 और 3 19, 1 और 16 और 1 17 बटा 2 के पीछे ये पॉइंट, और ये हो गया 8 और ये हो जाएगा 2। इसमें इसका भाग देंगे तो ये आएगा 0.64, ये है एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि ये एंगस्ट्रॉम था, ये एंगस्ट्रॉम 0.64 एंगस्ट्रॉम। तो कार्बन परमाणु से सेंटर ऑफ मास क्या हो, कहां होगा,
0.64, ये मतलब यहां होगा और ये स्थिति है 0.64 एंगस्ट्रोम। तो नीचे लिख सकते हैं आप, अतः कार्बन परमाणु से द्रव्यमान केंद्र की दूरी 0.64 एंगस्ट्रोम होगी। इसके ऊपर यहां आप ये लिख लीजिए, इसकी कार्बन परमाणु माना एक्स अक्ष के सापेक्ष है, एक्स अक्ष के सापेक्ष है तथा कार्बन परमाणु x बराबर 0 पर स्थित है। ये क्वेश्चन सिंपल है, पिछला क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट था और एग्जाम में आया हुआ था। तो चलते देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2, 4 व 6 ग्राम के कणों का द्रव्यमान केंद्र 2, 2, 2 बिंदु पर है, तो एक 8 ग्राम द्रव्यमान के कण को किस बिंदु पर रखे कि नवीन तंत्र का द्रव्यमान केंद्र 0, 0 पे आ जाए। तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि जो एक है ये 2, ये है 4, 2, 4 और 6, ये द्रव्यमान है। तो इनका एक द्रव्यमान केंद्र होगा, मान लो ये यहां पे है और ये बिंदु है 2, 2 और 2। अब हम एक नया द्रव्यमान रखना चाहते हैं, वो मान लो ये रख दिया 8 ग्राम का, ये रख दिया बड़ा मोटा सारा। तो अब हमें इसको कहां पे रखना है, इसकी जो ये द्रव्यमान केंद्र है ये खिसक के किस पे आ जाए, 0, 0, 0 पे आ जाए। ये इस प्रकार है, ये है 2, 2, 2, ये खिसक के किस पे आ जाना चाहिए, इस पे आ जाना चाहिए। तो हमें क्या रखना है, इसको कहां पे रखना है, हमें इसकी स्थिति निकालनी है कि इसको हम कहां पे रखें, इसका द्रव्यमान के अंदर खिसक के 0, 0, 0 पे आ जाए। तो चलिए देखते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं सेंटर ऑफ मास के। देखिए हमें जो दिया है पहले हम वो लिख रहे हैं, उसके बाद जो हमसे पूछ रहा है हम उसके तरफ बढ़ जाएंगे और ये आराम से निकल जाएगा। देखिए हमें क्या दिया है कि 2, 4, 6 के द्रव्यमान के अंदर दे रखे हैं, माना इनकी स्थिति सदिश क्या होंगे, R1, R2, R3 होंगे। तो द्रव्यमान केंद्र RCM क्या होगा, ये होगा M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 बटा होगा M1 प्लस M2 प्लस M3, यही होगा। RCM हमें दिया हुआ है, क्या दिया है कि 2, 2, 2 पे MN 2 I कैप 2 J कैप और 2 K कैप, तो 2 I कैप 2 J कैप और 2 K कैप। ये R1, R2, R3 हमें नहीं दिए, तो हम लिखेंगे इनको R1, R2, R3। M1, M2, M3 दिए हैं, वो है 2R1, 4R2 और 6R3 बटे क्या होगा 2, 4 और 6, कितना हो गए 12। तो ये आ गया समीकरण नंबर 1, ये तो हमें दिया है। अब हम क्या कह रहे हैं कि एक 8 ग्राम का द्रव्यमान है, उसे किस बिंदु पर रखें कि नवीन तंत्र का द्रव्यमान के अंदर 0, 0 पे आ जाए। तो हमें 8 ग्राम का द्रव्यमान और रखेंगे तो उसका द्रव्यमान के अंदर क्या होगा, 0, 0, वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा M4R4 और जुड़ जाएगा। तो नवीन कण 8 ग्राम द्रव्यमान का, नवीन कण 8 ग्राम द्रव्यमान, 8 ग्राम द्रव्यमान रखने पर द्रव्यमान केंद्र, हमने RCM मान लेते कि RCM डैश है ये, तो ये हो जाएगा M1 R1, M2 R2, M3 R3 और M4 R4 बटा क्या होगा, बटा होगा R1 R2 सॉरी M1 M2 M3 और M4। देखिए RCM को हम क्या लिखेंगे, 0 I कैप, 0 J कैप और 0 K कैप। क्यों, क्योंकि नया सेंटर ऑफ मास कहां पे, 0, 0 पे। तो ये क्या हो गया, M1 M2 M3 M4 का हमें वैल्यू पता है। तो M1 का मान क्या है, M1 का मान है 2R1, ये है 2 सॉरी ये क्या है
4, ये है 4R2 और ये है, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा मार्कर, 4R2, ये है 6R3 और ये है 8R4 बटे 2, 4, 6 एंड 8। देखिए ये वैल्यू इस साइड गुणा होगी तो हो जाएगी 0। अब क्या बचा, अब जो बचा वो देखिए, ये है 2R1 प्लस 4R2, उसके बाद 6R3 और 8R4 ये किसके बराबर है, ये है 0 के बराबर। किसके बराबर है, 0 के बराबर आ गया। अब देखिए 2R1 प्लस, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू देखिए यहां से इसको हम यदि इस साइड गुणा कर दे, इसको 12 लिख लेते हैं, ये है 12, तो हम इसको इस साइड गुणा कर देते इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो कीजिए 24 आई कैप, 24 जे कैप और 24 के कैप और 8R4 इक्वल टू 0। तो R4 की वैल्यू क्या आएगी यहां से, -24 आई कैप -24 जे कैप -24 के कैप बटे 8। R4 क्या होगा, 8 तिया 24 माइनस 8 तिया 24 माइनस 8 तिया 24। तो स्थिति सदिश क्या आ गया, स्थिति 8 ग्राम द्रव्यमान की क्या आएगी, -3 और -3। इस बिंदु पे रखेंगे तो जो नया द्रव्यमान केंद्र होगा वो होगा 0, 0, 0 पर। देखते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि एक कण तंत्र 7, 4 व 10 ग्राम कणों से निर्मित है जो स्थिति 1, 5, -3, 2, 5, 7 व 3, 3, -1 पर स्थित है। तो तंत्र के द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो जो फॉर्मूला हमने एन कणों के लिए पढ़ा था वो हमने निर्देशांकों के रूप में भी पढ़ा था, एक्ससीएम, वाईसीएम और जेडसीएम। तो वही फॉर्मूले यहाँ पे लगेंगे। तो हम द्रव्यमान केंद्र की स्थिति किस प्रकार होगी कि पहले एक्स कोऑर्डिनेट, एक्ससीएम क्या होगा, m1 x1 m2 x2 m3 x3, तीन ही कण है बटे m1 प्लस m2 प्लस m3 बराबर। देखिए m1 क्या है 7, 7 का स्थिति सदिश x का क्या है 1 प्लस m2 क्या है 4, 4 का स्थिति सदिश क्या होगा 2 और m3 है 10, इसका स्थिति सदिश क्या है 3 बटा 7 प्लस 4 प्लस 10, यही है 7, 4 और 10। देखिए ये ऊपर होगा 7, ये 4 दूनी 8 और ये हो गया 30 और नीचे हो गया 7 और 4 11 और 10 21। इसका क्या मान आएगा, इसका मान आएगा 30 और 8 38, 38 और 2 40, 38 और 2 40 और 5 45। तो ये आएगा 45 बटा 21। 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 7, 7 के 21 और 15 से 45। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया 15 बटा 7। तो वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये आएगा YCM m1 y1 m2 y2 m3 y3 बटे m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये देखिए m1 क्या है 7, m1 का कोऑर्डिनेट क्या है 5 प्लस m2 है 4, उसका कोऑर्डिनेट है 5 और m3 है 10, उसका कोऑर्डिनेट है 3, y कोऑर्डिनेट है और ये होगा 7, 4 और 10। ये देखिए 7 पंजू 35 प्लस 5 चौके 20 प्लस 30 बटे 21। ये क्या आएगा 30, 20, 50, 50, 80 और 5 85 बटा 21
और जो ZCM आएगा, ZCM क्या आएगा, M1Z1 M2Z2 M3Z3 M1 प्लस M2 प्लस M3। तो देखिए M1 है वो है 7 और जो Z1 है वो है 1, सॉरी -3, दूसरा है 4, उसका कोऑर्डिनेट होगा 7, और तीसरा है 10 और उसका कोऑर्डिनेट है -1 और पटे में होगा 7, 4 और 10। इसको सोल्व करेंगे, -21, 7 चौका 28, 28 और ये हो जाएगा -10 और बटे में 21। तो ये देखिए ये बचेगा -31 और प्लस 28, ये कितना बचेगा, ये बचेगा -3 बटा 21 -1 बटा 7। तो सेंटर ऑफ मास के निर्देशांक, सेंटर ऑफ मास के निर्देशांक क्या क्या है, 15 बटा 7, 85 बटा 21 और -1 बटा 7 होंगे। तो ये तो थे निर्देशांकों के ऊपर। इसके बाद एक क्लास और रखेंगे जिसमें हम वेग, त्वरण, फोर्स ये पढ़े हैं द्रव्यमान केंद्र के, तो उनके ऊपर क्लास हो जाएगी। उसके बाद हम टक्कर के क्वेश्चन करेंगे, और टक्कर तो चल रही है, इसके बाद इस क्लास के बाद द्वितीय में टक्कर पढ़ेंगे, 2 डायमेंशन में प्रत्यास्थ टक्कर पढ़ेंगे द्रव्यमान केंद्र और प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में। उसके बाद टक्कर के बाद सेंटर ऑफ मास का पोर्शन खत्म हो जाएगा, उस पर नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल। धन्यवाद, बाय बाय।